हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भैया थर्ड ईयर की जो आपकी बुक है थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी POLS 301 इसका कोड है। पेपर में आप कोड जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। तो इसकी जो यूनिट नंबर 1 और 2 है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट नंबर 3। तो आपकी यूनिट नंबर 3 है इंडियन थॉट, जो है कौटिल्य व्यूज ऑन स्टेट, दूसरा है तिलक और तीसरा है गांधी ऑन स्वराज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौटिल्यस व्यूज ऑन स्टेट के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर और 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसमें हम देखेंगे जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं का आरंभ किया था। दूसरा क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ क्यों है। 4 मार्क्स के लिए दूसरा प्रश्न आया था, तिलक के द्वारा स्वराज का क्या अर्थ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2021 और 22 का कंप्लीट जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर ही एक वीडियो बनाओ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आया था वो आया था, कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न आया था, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब देखते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर को। तो 2022 में आपको 2 नंबर के लिए तीसरी यूनिट से प्रश्न आया था, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संबंधी क्या विचार थे। 4 नंबर के लिए प्रश्न आया था, कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के 7 अंगों तत्वों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन करो। तीसरा क्वेश्चन था, महात्मा गांधी के स्वराज संबंधी विचारों का वर्णन करो। अब देखते हैं 10 नंबर के लिए। तो 10 नंबर के लिए आपको पहला प्रश्न जो आया था वो था, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के सिद्धांतों का वर्णन करें। यहाँ पर प्रश्न आया था 2021 में, कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। तो हो सकता है कि 2023 में जो है वो आपको कौटिल्य वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब अथवा में जो प्रश्न आया था वो आया था, गांधी के स्वराज संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और यहाँ पर आया था, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगर आप पेपर से प्रीवियस डे अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कंसंट्रेट करेंगे 10 नंबर के प्रश्न, क्योंकि 10 नंबर के आएंगे आपको 4 प्रश्न, उन्हीं 4 प्रश्नों में से 2 और 4 नंबर के प्रश्न भी निकल ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है कौटिल्यस व्यूज ऑन स्टेट। तो कौटिल्यस व्यूज ऑन स्टेट में आपका सबसे पहला प्रश्न आता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जो प्रश्न है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें जो कौटिल्य ने राजा के बारे में, राजनीति के बारे में जो है वो अपने विचारों को, अपने राजनीतिक अनुभवों को इसमें साझा किया था कौटिल्य के द्वारा। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि 321 ईस्वी में जो है वो कौटिल्य के द्वारा इस ग्रंथ का जो है वो निर्माण किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ क्यों? कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इसमें कौटिल्य के द्वारा अपनी राजनीतिक विचारधाराओं का वर्णन किया था। कौटिल्य जो था वो एक राजनीतिक का विशेषज्ञ था। उसने जो है वो राज्य के कार्य, उसके कर्तव्यों का इसमें वर्णन किया था, उसमें की राजनीतिक दशा क्या थी, राज्य के क्या कार्य थे, इन सभी बातों का जो था वो उसके द्वारा वर्णन किया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ये दोनों आपके प्रश्न आप 2 मार्क्स के लिए लेकर चले। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत अथवा राज्य के तत्व, राज्य का स्वरूप का सिद्धांत। तो देखते हैं, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से आपको समझ ही आ गया होगा कि सप्तांग सिद्धांत का क्या अर्थ है, 7 सिद्धांत। तो कौटिल्य के द्वारा जो है वो 7 सिद्धांत दिए गए थे, या उनको राज्य के तत्व भी कहा जाता है। सप्तांग सिद्धांत में आप 7 सिद्धांत लिखेंगे। तो पहला तत्व है इनका, पहला तत्व आता है स्वामी अथवा राज्य। तो इसमें कौटिल्य के द्वारा बताया गया कि स्वामी अथवा राज्य जो है वो प्रथम अनिवार्य तत्व है। कौटिल्य ने राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य को सर्वोच्चता के कारण ही कौटिल्य ने उसे स्वामी का नाम दिया है। स्वामी से उसका अर्थ आदेश देने वाला अथवा शासन करने वाले से है। फिर आपका दूसरा पॉइंट आता है अमात्य। अमात्य से हमारा अभिप्राय है मंत्रीगण। तो कौटिल्य के अनुसार सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे पहला आएगा राज्य में राजा, फिर आएगा उसका मंत्रिमंडल, मंत्रीगण। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व अमात्य होता है। साधारणतः अमात्य का अर्थ मंत्री लिया जाता है, परंतु कौटिल्य का मतानुसार अमात्य का
अर्थ मंत्री और उच्च अधिकारी दोनों से है। फिर आता है तीसरा जनपद। तो जनपद जो है वो राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। जनपद के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कौटिल्य ने जनपद को स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। जनपद का अर्थ केवल भूभाग नहीं है बल्कि इसमें जनसंख्या भी सम्मिलित है। जो जनपद होता है कौटिल्य के अनुसार इसमें जो है वो जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है। फिर आता है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का आवश्यक अंग इसलिए माना है कि राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग का होना आवश्यक है। दुर्ग राज्य के प्रति रक्षात्मक शक्ति तथा आक्रमण शक्ति दोनों का प्रतीक है। जो कौटिल्य के अनुसार जो है वो दुर्ग जो है वो कौटिल्य ने कितने प्रकार के बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार जो है वो जो जनपद है वो है, जनपद में कौन कौन आता है, प्रदेश और जनसंख्या को शामिल किया गया है जनपद में। फिर हम बात करते हैं दुर्ग की। तो दुर्ग में 4 प्रकार के दुर्ग जो है वो कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। सबसे पहला है औदक दुर्ग, फिर आता है पर्वत दुर्ग, फिर आता है धनवत दुर्ग, फिर आता है वन दुर्ग। तो जो सबसे पहले औदक दुर्ग है, औदक दुर्ग के चारों ओर जल होता है और उसकी स्थिति जल के बीच टापुओं जैसी होती है। फिर आता है आपका दूसरा पर्वत दुर्ग। जो पर्वत दुर्ग है वो बड़ी बड़ी चट्टानों अथवा पर्वत की गुफाओं के रूप में निर्मित दुर्ग पर्वत दुर्ग कहलाता है। फिर आता है धनवत दुर्ग। तो निर्जन मरुस्थलों से बनाए जाते हैं जो धनवत दुर्ग होते हैं जिसको। फिर आता है वन दुर्ग। वन दुर्ग वन के कांटेदार झाड़ियों या दल दल के बीच बनाया जाता है। आदक और पर्वत दुर्ग बाहरी आक्रमणों के समय राज्य की रक्षा के काम आते हैं तथा धनवत दुर्ग और वन दुर्ग वनों की रक्षा करते हैं और संकट के समय राजा की रक्षा के काम भी आते हैं। तो ये थे जनपद में कौन कौन शामिल होगा। जनपद में शामिल होगा प्रदेश और जनसंख्या को शामिल किया गया था। 2 इसके अंग बताए गए थे। और दुर्ग के हैं जो दुर्ग होते हैं वो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग जो है अर्थशास्त्र के अनुसार बताए गए हैं। औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनवत दुर्ग और वन दुर्ग। फिर आता है कोश। आपका 5th पॉइंट है कोश। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 7 जो आपके सप्तांग सिद्धांत है। फिर आता है आपका कोश। तो कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है उसी तरह राज्य को राजकीय कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता रहती है, अतः कोश राज्य का महत्वपूर्ण आधार है। फिर आती है दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था है आपका 6th पॉइंट। कौटिल्य दंड व्यवस्था को राज्य का आवश्यक अंग मानते हैं। दंड से कौटिल्य का अभिप्राय दंड या राजा मात्र से नहीं है, उसका अभिप्राय राज्य की उस संपूर्ण व्यवस्था से है जो सामाजिक जीवन का मूलाधार होती है। तो कौटिल्य के अनुसार जो दंड व्यवस्था है वो सामाजिक जीवन का मूल आधार है। अगर राजा दंड को महत्व नहीं देगा, जो काम गैर कानूनी काम अगर कोई उसकी जनता में करता है, अगर उसको दंड नहीं दिया जाएगा तो राज्य में जो है कौटिल्य के अनुसार अराजकता फैल सकती है। फिर आता है मित्र। राज्य और राज्य की सुरक्षा के लिए मित्रों का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि दंड व्यवस्था का होना आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार मित्र वंश परंपरा विश्वासी, स्थायी व हितैषी होने चाहिए, जो राज्य व राजा को अपना समझते हो तथा जो शांति व युद्ध दोनों के समय राजा व राज्य के सहायक सिद्ध हो। तो ये है सप्तांग सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, स्वामी अथवा राजा। आप राजा भी लिख सकते हैं। फिर आता है अमात्य अथवा मंत्रीगण। मंत्रीगण भी आप लिख सकते हैं, अमात्य भी लिख सकते हैं। फिर आता है जनपद, फिर आता है दुर्ग, फिर आता है कोश, दंड व्यवस्था और मित्र। जो ये औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग या धनवत दुर्ग या वन दुर्ग है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं पेपर में, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य, राज्य के कार्य। तो कौटिल्य जो है उसके द्वारा राज्य के भी कार्य बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो आपका कार्य है वो है बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना और इसके लिए बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा अति आवश्यक है। फिर आता है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है कि राज्य महत्वपूर्ण कार्य शांति व्यवस्था की स्थापना करना और उसे बनाए रखना है। राज्य की व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देना चाहिए। राज्य की अपराधियों व देशद्रोहियों को कठोर दंड देना चाहिए। फिर आता है समर्थ व्यक्ति यदि अपने बच्चों, माता पिता व विधवा बहन की रक्षा नहीं करता है, तो उनके प्रति अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य उसे 12 वर्ष की सजा दे सकता है। फिर आता है प्रजा की रक्षा करना। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य प्रजा की रक्षा करना है। राज्य का परम कर्तव्य है कि वह प्रजा को चोरों, डाकुओं,
हथियारों, बेईमान व्यापारियों, भ्रष्ट कर्मचारियों तथा असामाजिक तत्वों से रक्षा करें। फिर आता है कृषि, किसानों को बीज, बैल वो धन आदि से सहायता करनी चाहिए। फिर आता है पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि। तो राज्य का कार्य पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि करना है। हाथी, घोड़ों, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट आदि राज्य की संपत्ति है, अतः इन पशुओं की स्वास्थ्य की रक्षा, चारागाह का प्रबंध तथा नस्ल के सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। फिर आता है व्यापार को सूक्ष्म करना, व्यापार में वृद्धि करना। फिर आता है वन्य खाने, वनों का निर्माण करना, वन ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाना। फिर आता है राज्य का विस्तार करना। फिर उसके बाद आता है सामाजिक, सांस्कृतिक और परोपकारी कार्य करना। फिर आता है शिक्षा को समर्थन देना। तो ये है इसके 10 कार्य। सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और परोपकारी कार्य करना, 9 आपके इसके कार्य आ जाते हैं कुल। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, दूसरा है शांति व्यवस्था, तीसरा है प्रजा की रक्षा, चौथा है कृषि, 5वां है पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि, 6वां है व्यापार, 7वां है वन्य खाने, 8वां है राज्य का विस्तार और 9वां है सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और परोपकारी कार्य। तो ये क्या है? राज्य के कार्य। राज्य के कार्य आ जाते हैं ये 9 के 9। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कार्य, स्थिति तथा स्वरूप। तो राज्य की स्वरूप कैसा होना चाहिए? राज्य की योग्यता व गुण, राज्य योग्य होना चाहिए। फिर आता है दूसरा, राजा शिक्षित होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य जो है वो हसमुख होना चाहिए और सत्यवादी होना चाहिए। राज्य की शिक्षा में आएगा कि राज्य की शिक्षा और दीक्षा अच्छी होनी चाहिए, उसको वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ राज्य जो है वो शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ राजा राज्य के लिए उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक राजा बिना सैनिकों के। फिर आता है राजा की दिनचर्या। तो कौटिल्य ने राज्य की दिनचर्या को 4 भागों में बांटा है, 4 पहरों में बांटा था, तो उसको आप पढ़ सकते हैं अपने बुक से। फिर आता है वंशानुक्रम राजतंत्र। तो कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने वंशानुगत राजतंत्र का जो है वो समर्थन किया है। कौटिल्य के अनुसार जो राज्य है वो राज्य के ही परिवार में जो है वो रहना चाहिए। राज्य की मृत्यु के बाद राज्य की आत्मगुण संपन्न राजकुमार को ही राजगद्दी पर बिठाना चाहिए। यदि राजा का पुत्र ना हो तो महामंत्री को चाहिए कि वो राजकन्या या गर्भवती रानी के सिंहासन पर बिठाया जाए। फिर आते हैं कार्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वाला प्रश्न जो है वो इस बार पेपर में आपको देखने को मिले। राजा की शक्तियां और कार्य। तो राजा की जो शक्तियां बताई गई हैं वो 11 शक्तियां बताई गई हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रजा का कल्याण करना। सबसे पहले राजा का कार्य जो है वो है प्रजा का कल्याण करना। दूसरा है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। तीसरा आता है शांति व व्यवस्था बनाए रखना। फिर आता है चौथा नियुक्ति संबंधी कार्य करने की। वो नियुक्ति राज्य शासन के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अमात्य, सेनापति, गुप्तचरों, राजदूतों, पुरोहित आदि की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती है। फिर आता है वित्त संबंधी कार्य करना। फिर आता है दंड की व्यवस्था करना। तो जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसे राजा दंड दे सकता है। राजा को उचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर आता है सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य करना। राज्य को सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। राजा को अनाथों, वृद्धों, विधवाओं तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर आता है कानून का निर्माण करना। कौटिल्य के अनुसार राजा को कानून का स्रोत है। राजा धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य सिंहासन के आधार पर कानून का निर्माण करता है। फिर आता है युद्ध करना। राजा को युद्ध करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अपने शासन को युद्ध करना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य को युद्ध के लिए सदा तैयार रहना चाहिए और शक्तिशाली सेना की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर आता है न्यायिक कार्य करने चाहिए, आर्थिक कार्य करने चाहिए। तो ये हैं आपके राज्य की शक्तियाँ और कार्य। तो इसके कितने कार्य हैं? 11 कार्य हैं। आप पॉइंट भी अगर अच्छे से याद रखते हैं तो आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या है? प्रजा का कल्याण करना। दूसरा है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। तीसरा है शांति व्यवस्था बनाए रखना। चौथा है नियुक्ति संबंधी कार्य करना।
फिर आता है आपका 5वां दंड की व्यवस्था करना, 6वां सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य करना, 7वां कानून निर्माण, युद्ध करना, न्यायिक कार्य, आर्थिक कार्य, जो भी एक राजा के कार्य होते हैं वही कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। फिर आता है वित्त संबंधी कार्य करना। ये आपके 11 पॉइंट है, 11 में से आप 10 पॉइंट पे अगर याद रखते हैं तो आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इस क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन करने लगेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका क्वेश्चन की और लास्ट में लिखेंगे आप निष्कर्ष। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे आपका क्वेश्चन तभी पूरा होगा जब आप भूमिका और निष्कर्ष दोनों लिखेंगे, ठीक है। पहले आप भूमिका लिखेंगे और फिर आप अंत में लिखेंगे निष्कर्ष, ठीक है। तो ये आपके 11 पॉइंट है, 11 के 11 पॉइंट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको इस बार पेपर में आए तो इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, आपका प्रश्न है। तो इसके भी आपको दिए गए हैं 11 पॉइंट। तो क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, ये 2 नंबर के लिए भी प्रश्न आ सकता है, 4 नंबर के लिए भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, कौटिल्य का राजा जो है वो निरंकुश नहीं है। क्यों? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। फिर दूसरा आता है शिक्षा। कौटिल्य के अनुसार राजा शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित व्यक्ति जो है वो समझदार व्यक्ति होता है। फिर आता है कठोर दिनचर्या होनी चाहिए। कठोर दिनचर्या है राजा की, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार राजा की दिनचर्या को उसने 4 भागों में बांटा है। फिर आता है जनमत। कौटिल्य द्वारा जनमत को समर्थन दिया जाता है और जनमत के द्वारा किसी भी राजा को राजगद्दी से आसानी से उतारा जा सकता है। फिर आता है आपका 5वां पॉइंट सत्य, न्याय और धर्म। अगर आप जो है वो पेपर में अगर आप पूरे सीट्स नहीं भर पाते हैं, अगर आप नहीं लिख पाते हैं जल्दी, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लो डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। इस प्रकार क्या फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, मेरी थोड़ी अजीब बनी है पर आप इसको पूरे पेज में जब कवर करेंगे तो ये अच्छे से बनेंगे। फिर आता है सत्य, न्याय और धर्म। फिर आता है प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार। फिर आता है मंत्रिमंडल का नियंत्रण। फिर आपका आता है 8वां पॉइंट स्थानीय संस्थाएं। 9वां पॉइंट न्यायिक दंड। 10वां पॉइंट ब्राह्मण और पुरोहित। और आपका 11वां पॉइंट आता है धार्मिक न्याय और रीति रिवाज। ये आपके हैं जो है वो 11 पॉइंट है। हो सकता है ये प्रश्न कम ही चांस है 10 नंबर में आने के लिए, पर 4 और 2 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी ईजी प्रश्न है, काफ़ी ईजी आपकी बुक है, ईजी आप पास हो जाएंगे। फिर आता है मंत्री परिषद। ये प्रश्न तो 4 नंबर के लिए आता है या 2 नंबर के लिए, पर मिलाकर आ सकता है कि क्या अर्थशास्त्र क्या है, कौटिल्य के अनुसार राजा का मंत्री परिषद जो है वो कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण सबसे पहले आएगा। फिर आएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को महत्वता का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद का समर्थन किया है। कौटिल्य के राज्य के 2 पहियों वाली गाड़ी माना है। इस गाड़ी में एक पहिया राजा और दूसरा पहिया जो है वो मंत्री परिषद है, ठीक है। तो मंत्री परिषद का निर्माण इसमें सबसे पहले बताया गया है कि मनु ने 12। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका वेतन। तीसरा आता है सदस्यों की योग्यता। फिर चौथा आता है कार्य प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका कार्य। मंत्री परिषद के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य है कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण कार्य राजा को सलाह देना है। दूसरा है संकट के समय राजा की रक्षा करना है। तीसरा है भ्रष्टाचार से राजा को बचाना। फिर चौथा है राजा के स्वभाव के अनुसार कार्य करना। 5वां आता है अज्ञात विषयों का ज्ञान राजा को करवाना। मतभेद हो जाने पर संशय का निराकरण करना। फिर आता है 6वां राजा के गुप्त भेदों को किसी को ना बताना मंत्रियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि राजा मृत्यु से यहाँ पर पड़ा हो तो इसको सूचना किसी को नहीं देनी चाहिए और यह कह देना चाहिए कि राजा यज्ञ कर रहा है, जिस कारण वह किसी से नहीं मिल सकता। तो ये वाला प्रश्न जो है वो कार्य, ये भी आपको 4 या 2 नंबर में आ सकता है कि मंत्री परिषद के क्या कार्य होते हैं। तो ये था आपका बीए 3rd ईयर की जो आपकी बुक है POLS 301, उसका इंडियन थॉट का जो पहला टॉपिक है कौटिल्यस व्यूज ऑन स्टेट, वो मैंने अपनी इस वीडियो में जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर दिया गया है, एक प्रश्न छोड़ के कि कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले 10 नंबर के प्रश्न के लिए आप लिखेंगे भूमिका और लास्ट में निष्कर्ष। अगर आप पेज नहीं भर सकते हैं तो आप फ्लो डायग्राम जो है वो पेपर में बना सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।